हेलो एवरीवन। आज का क्लास में अपने लोग पढ़ेंगे ऑफ बॉव प्रिंसिपल के बारे में, यानी कि ऑफ बॉव सिद्धांत क्या है। इससे पहले अपने लोग कौन कौन चीज पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में। इससे पहले अपने लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में क्या, सब सेल, सब सेल और ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए बढ़िया से, इसके बाद हम इसमें समझाते हैं आपको। ठीक है, तो आइए इस पे स्टार्ट करते हैं कि ऑफ बॉव प्रिंसिपल क्या है। तो पहले ये जान लीजिए कि ऑफ बॉव प्रिंसिपल जो है यह किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ठीक है, यह एक जर्मन भाषा है जिसका अर्थ होता है एक एक करके जोड़कर निर्माण करना होता है। इसके बाद इसका दो नियम होता है। पहला नियम क्या होता है, आइए देख लेते हैं। पहला नियम होता है क्या, कि इस सिद्धांत के अनुसार उपकक्षा या उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का क्रमिक वितरण होता है। क्रमिक वितरण का मतलब क्या होता है, लगातार वितरण होगा। पहले पहले क्या होगा कि मान लीजिए कि पहले 1s में आएगा, इसके बाद फिर 2s में जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे, क्रमिक बोल देंगे। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, दूसरा सिद्धांत कहता है कि पहले कम ऊर्जा स्तर वाले उपकक्षा या कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बाद अधिक ऊर्जा स्तर वाले उपकक्षा या कक्षक में भरे जाते हैं। इसका मतलब होगा कि जिसमें एनर्जी की मात्रा पहले क्या हो, कम हो, पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, इसके बाद जिसमें अधिक एनर्जी का लेवल होगा उसके बाद उसमें क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना बात अगर आ गया आपको समझ में, तब आगे बढ़ लेते हैं। अगला इसका एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि ऊर्जा का स्तर हमेशा प्रोपोर्शनल होगा किसका, एन प्लस एल का। किसका, एन प्लस एल का। फिर से बता देते हैं, ऊर्जा का स्तर प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होगा हमेशा किसका, एन प्लस एल का। अगर पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो पिछला वीडियो में हम आपको बताए होंगे कि ये जो एन है, ये एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, या तो एक दो तीन चार ऐसे समझ लीजिए, या नहीं तो हम आपको समझाए थे, क्या समझाए थे, कि ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है तो इसके बाद एल किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एल रिप्रेजेंट करेगा एस पी डी और एफ के वैल्यू को। किसको किसको, एस पी डी और एफ के वैल्यू को। तो एक बार हम समझा देते हैं कि एन जो रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा एक दो तीन चार, इसी तरह से करेगा। ठीक है, और एल जो रिप्रेजेंट करेगा वो एस के वैल्यू को, पी के वैल्यू को, डी के वैल्यू को और एफ के वैल्यू को। देखिए एस का जो वैल्यू लिया गया है वो 0, और पी का कितना, 1, डी का कितना, 2, और एफ का कितना, 3। फिर से समझ लीजिए बात को कि एस का वैल्यू कितना, 0, पी का कितना, 1, और डी का कितना, 2, और एफ का कितना, 3। ठीक है, यही होता है एल का मान। यही किसका मान होता है, एल का मान। हम फिर से एक बार बता देते हैं कि जो एन होता है ये ऑर्बिट के वैल्यू को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा, ऑर्बिट के वैल्यू को दर्शाएगा। और एल जो है वो एस पी डी और एफ के वैल्यू को दर्शाएगा। वैल्यू नहीं कह सकते, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एस का कोड 0, पी का कोड 1, डी का कोड 2, और एफ का कोड कितना होता है आपका, 3 होता है। ठीक है, तो आइए अब वो प्रिंसिपल के अनुसार इसको क्या कर लेते हैं, हम अरेंजमेंट कर लेते हैं। इतना बात अगर आ गया आपको समझ में, तब आगे बढ़ लेते हैं। देखिए पहले हम यहाँ से क्या लिख लेते हैं, 1s। ठीक है, 1s के बाद फिर हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, 2s लिख लेते हैं। 2s के बाद लिख लेते हैं क्या, 3s। सॉरी रुकिए, ये ऐसे नहीं होगा। 1s, 1s के बाद क्या होगा, 2s, 2s के बाद क्या होगा आपका, 2p, 2p के बाद क्या होता है, 3s, 3s के बाद क्या आएगा आपका, 3p, 3p के बाद क्या होगा आपका, 3d, 3d के बाद क्या होगा आपका, 4s, 4s के बाद फिर क्या होगा, 4p, 4p के बाद क्या होगा आपका, 4f, 4f के बाद फिर क्या होगा आपका, 5s, और फिर क्या होगा आपका, 5p होगा। ठीक है, तो आइए इसको क्या कर लेते हैं हम, कि ऑफबो प्रिंसिपल जो है उसके अंतर्गत क्या करते हैं, फिल करते हैं। अभी हम आपको क्या समझाते हैं, याद रखिएगा कि जो एनर्जी लेवल होता है वो किसका सीधा प्रोपोर्शनल होता है, एन प्लस एल का। एन का वैल्यू किसको लाई करेगा, 1 2 3 इसको लाई करेगा। और एल का जो वैल्यू किसको किसको लाई करता है, तो 0 को, 1 को, 2 को और 3 को। ये बात हम आपको पीछे बता दिए। ठीक है, अगर इतना बात आ गया समझ में, तो आइए इसको हम क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहले 1s लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 1s। एक बार हम इसको समझाते हैं। तो 1s में देखिए s का कोड कितना होता है, 0। अभी हम यहाँ बगल पे लिख देते हैं, एस पी डी और एफ। तो s का कितना होगा, 0, p का 1, d का कितना होगा, 2, और f का कितना होगा, 3 होगा। यहाँ तक चीज क्लियर है। आइए आगे समझते हैं। देखिए s का 0 हो गया, अब 1 तो 1 है, तो n प्लस l का जो वैल्यू इसमें निकलेगा, तो n का वैल्यू कितना हो गया आपका,
1 और s का वैल्यू 0, यानी कि l का मान कितना 0, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका जो वैल्यू आया है 1s का, तो 1s का वैल्यू कितना निकल के आया है, 1 निकल के आया है। यहाँ तक बात आ गया समझ में आपको, 1s का वैल्यू आपको आ गया समझ में। आगे आ लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, 2s का वैल्यू निकालते हैं। 2s, फिर जहां जहां s होगा इसका वैल्यू क्या होगा, 0, और यहाँ 2 तो दिख ही रहा है, तो इसका क्या निकालना है आपको, n प्लस l निकालना है। तो n प्लस l निकालना, तो n का मान कितना है यहाँ पे देखिए 2, और l का मान 0, तो 2 में अगर 0 जोड़िएगा तो कितना बनेगा, 2 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, तो 2 बनेगा। कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो इसका वैल्यू कितना निकल गया आपका, 2 निकल गया। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्या है आपका 2p, तो p का कोड हम क्या बताएं वहां देख लीजिए 1, और 2 तो 2 ही रहेगा, तो निकालना किसका वैल्यू होता है, n प्लस l का ना। तो n का वैल्यू हमेशा कितना 2, n का वैल्यू कितना होगा 2, और l का वैल्यू अब की बार कितना लेंगे 1, l का वैल्यू कितना लेंगे 1 लेंगे। तो आप ही बताइए कि अगर हम 2 में 1 जोड़ेंगे, 2 में क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, तो इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा 3, तो 2p का वैल्यू कितना निकल आया 3 निकल आया। अब आगे चलिए, इसी तरह से निकाल लेते हैं 3s का, किसका निकाल लेते हैं 3s का। तो 3s में अगर हम n प्लस l का वैल्यू निकालेंगे, तो n का वैल्यू कितना हो गया 3, और s के लिए हमेशा क्या लेंगे 0, s के लिए हमेशा क्या लेंगे 0 लेंगे। तो 3 में अगर 0 जोड़िएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा 3 ही आएगा, तो इसका वैल्यू 3 ही आ गया। ठीक है, आगे चलिए 3p का निकाल लीजिए। तो 3p का निकालेंगे तो 3p का भी क्या लिखेंगे हम n प्लस l, तो n के जगह पे तो 3 होगा, और p का कोड कितना होता है 1, तो 3 1 कितना हो गया 4, तो इसका वैल्यू कितना निकल के आया है 4। इसी तरह से निकालेंगे किसका 3d का, तो 3d का निकाल लेते हैं। देखिए d का कोड वहां से देख लीजिए कितना होता है 2, और ये 3 होगा, तो 3 प्लस 2, अब तो आ गया होगा ना समझ में कि ये होता है n का वैल्यू, यहाँ किसका वैल्यू होता है n का, और ये किसका होता है आपका l का वैल्यू होता है। तो n का वैल्यू कितना है 3, और l का वैल्यू कितना हो गया 2, तो 3 2 को जोड़िएगा तो कितना होगा 5, कितना आ जाएगा 5, तो 3d का वैल्यू कितना आ गया है 5 आ गया है। इसके बाद आगे किसका निकालेंगे 4s का। देखिए जहां भी आपको s दिखे तो आप समझ लीजिए कि s का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है बाबू, तो 4 में अगर 0 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 4। ठीक, उसके बाद 4p, तो 4p में थोड़ा सा दिमाग लगे तो क्या होगा, फिर से n प्लस क्या हो जाएगा आपका l हो जाएगा। तो n के जगह पे क्या होगा 4, और p का कोड कितना होता है हमेशा 1, तो 4 1 कितना हो गया 5। फिर आइए देखिए 4f का चलते हैं, किसका 4f का। तो 4f का अगर आप इसको पढ़ेंगे घर पे जाके तो आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार इसको याद कर लीजिएगा कि n प्लस l पे जाएगा, और उसके बाद इसको निकालने का कॉपी कलम पे कोशिश कीजिएगा तो और ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो देखिए n के जगह पे तो 4 होगा, और f का कोड कितना है 3, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। फिर आपका 5s क्या है 5s, तो s का वैल्यू कितना 0, और ये कितना है 5, तो 5 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू आएगा 5 ही वैल्यू आएगा। उसके बाद चलते हैं 5p, तो 5 के n के जगह पे तो 5 होगा, और p के जगह पे कितना लेना है आपको 1 लेना है। 5 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया आपका 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। इतना बात आया समझ में, इतना बात आया समझ में। अब आगे बढ़िए, आगे चलते हैं, देखिए इसको अरेंजमेंट कैसे करना है वो देख लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा लाइन मिट गया यहाँ क्या, अब देखिए ऑफ वो प्रिंसिपल का दूसरा जो नियम कहता है, क्या कहता है कि पहले हम किसमें इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, पहले भरेंगे कम एनर्जी वाले में, कम एनर्जी के बाद फिर क्या भरेंगे उससे अधिक वाला, फिर उससे अधिक वाला, फिर उससे अधिक वाला। यानी कि जो भी चीज एनर्जी को भरना होता है वो किसके अकॉर्डिंग भरना होता है, एक पैटर्न के अनुसार। पहले चलेगा कम एनर्जी वाला, उसके बाद अधिक, उसके बाद अधिक, फिर अधिक, फिर अधिक, फिर अधिक, फिर अधिक, ऐसे ऐसे करके एनर्जी लेवल को बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले किस में आएगा इलेक्ट्रॉन, तो 1s में। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे 1s लिखेंगे। 1s के बाद देखिए इसमें एनर्जी लेवल किस में भरा जाएगा 2s में, तो इसको क्या लिख लेते हैं हम 2s लिख लेते हैं। 2s के बाद देख लीजिए फिर किस में आएगा 3 है, क्योंकि एनर्जी लेवल इसका 3 दिख रहा होगा आपको, तो 2p में जाएगा, किस में जाएगा आपका 2p में चले जाएगा। 2p के बाद फिर आप देख लीजिए इसमें किस में जाएगा 3s में, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल 3 है, तो 3 वाले को हम क्या लिखेंगे यहाँ से 3s लिख लेंगे। 3s के बाद अब देखिए कि 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, तो किसको पहले भरा जाना चाहिए 3p को या 4s को। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका ऑर्बिट कितना है, यहाँ पे देखिए 4, और इसका ऑर्बिट कितना है 3, तो पहले इसको भरा जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे 3p लिख देंगे, क्या लिख देंगे 3p। 3p के बाद अब आगे आइए कि 3p के बाद
3D नहीं भरा जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसका आप ऊर्जा स्तर देख सकते हैं 5 है, इसका ऊर्जा वैल्यू कितना है 5 है, तो ये बहुत ज्यादा अधिक हो गया, क्योंकि 4 के बाद जस्ट हम क्या नहीं भर सकते हैं, 5 नहीं भर सकते हैं, तो इसके बाद फिर क्या भरा जाएगा, 4 ही भरा जाएगा। तो 3P के बाद आप इसमें क्या भर सकते हैं, तो 3P के बाद इसमें भर सकते हैं आप 4S, क्या भर सकते हैं बाबू, 4S भर सकते हैं। अब 4S आ गया। इसके बाद आप देखिए 5 3 जगह है, एक बार है आपका 3D में, एक बार है आपका 4P में, एक बार क्या है आपका 5S में। ध्यान से समझिए, 5 3 बार आया है, एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, तो पहले किस में भरा जाना चाहिए, तो ऐसे समझ लेते हैं कि देखिए 3D में भी 5 आ रहा है, 4P में भी 5 आ रहा है, और 5S में भी क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है। तो अगर हम 4S की बात करें, ध्यान से समझिए, तो 4S को तो हम भर चुके हैं, अब हमको यहाँ पे भरना होगा क्या 3D। तो 4S के बाद सीधे हम किस में चलेंगे, 3D में। क्यों चलेंगे 3D में, ऐसा इसलिए क्योंकि ऑर्बिट का वैल्यू इसका क्या है आपका कम है, ऑर्बिट का वैल्यू क्या है कम है, तो 3D ले लिया। अब 3D के बाद दूसरा क्या है आपका, देखिए 4P, अब 4P के बाद क्या आएगा आपका 5S। तो इतना बात आया समझ में। अब देखिए इस बात को याद रखना थोड़ा कठिन हो जाएगा, याद रखना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, क्योंकि आप इसको निकालने में क्या होगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। अगर बहुत ज्यादा समय लगेगा तो इसी को एक पैटर्न के तहत पढ़ना होता है, ठीक है। कौन सा पैटर्न पढ़ना होता है, आइए आगे समझते हैं। क्वेश्चन आ गया क्या, देखिए हम यहाँ से पहले लिख लेते हैं क्या 1S, 1S के बाद क्या लिखेंगे 2S, फिर यहाँ से क्या लिखेंगे 2P, फिर यहाँ से क्या लिखेंगे 3S, 3P, 3D, फिर यहाँ से लिखेंगे 4S, 4P, 4D और 4F। इसके बाद होगा आपका 5S, 5P, 5D, 5F, फिर होगा आपका 6S, 6P, 6D, 6F, फिर होगा आपका 7S, 7P, 7D और 7F। एक बार हम बता देते हैं कि ऐसा हम क्यों फिल किए, देखिए ध्यान से समझिए। हम आपको पिछले वीडियो में समझा दिए हैं कि पहला जो ऑर्बिट होगा उसमें केवल एस आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने मन से हम भर दिए, नहीं, पहला जो ऑर्बिट होगा उसमें केवल क्या आएगा एस, याद होगा आपको। और दूसरा ऑर्बिट देखिए, दूसरा ऑर्बिट में दो गो सबसे आता है, एगो एस आता है, एगो क्या आता है पी आता है, तो हम क्या सब भरे हैं एस और पी। फिर तीसरा ऑर्बिट में क्या सब आता है एस पी और डी, तो तीसरा ऑर्बिट में देखिए हम एस भरे हैं, पी भरे हैं और क्या भरे हैं आपका डी भरे हैं। चौथा ऑर्बिट में क्या आएगा चारों एस पी डी और एफ, तो देखिए हम भरे एस पी डी और एफ भर दिए हैं। इसी तरह से अब यहाँ यहाँ जितना भी आएगा सब में क्या आ जाएगा आपका 4। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में आएगा, देखिए 1s में। इसके बाद इसको हम एक बार लिख देते हैं, फिर तब दिखाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 1s में, और 1s के बाद फिर किस में जाएगा तो 2s में, और 2s के बाद फिर किस में जाएगा तो 2p में जाएगा, और 2p के बाद किस में आएगा 3s में, और 3s के बाद फिर ये किस में जाएगा 3p में, 3p के बाद किस में जाएगा 4s में, अब 4s के बाद किस में जाएगा 3d में, 3d के बाद फिर किस में जाएगा 4p में, 4p के बाद किस में आएगा 5s में, और 5s के बाद ये फिर किस में जाएगा आपका 4d में, 4d के बाद फिर किस में जाएगा 5p में, 5p के बाद किस में जाएगा 6s में, और 6s के बाद जस्ट ही फिर किस में जाएगा 4f में, और 4f के बाद फिर ये किस में जाएगा 5d में, और 5d के बाद किस में आएगा 6p में, 6p के बाद फिर किस में जाएगा 7s में, 7s के बाद फिर किस में जाएगा 5f में, 5f के बाद किस में जाएगा 6d में, और 6d के बाद फिर किस में जाएगा 7p में, 7p के बाद फिर किस में जाएगा 6f में, 6f में के बाद किस में जाएगा 7d, और लास्ट में ये किस में जाएगा 7f में जाएगा, किस में जाएगा 7f में। देखिए ये स्टार्ट भी होता है आपका सिंगल से, और एंड भी कहाँ पे होता है सिंगल पे, यानी कि पहले आया था किस पे 1s पे, और लास्ट भी हो रहा है किस पे 7
एफ पे, ठीक है। यहाँ तक अगर बात आ गया है समझ में आपको, तो चलिए अब इस पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सीख लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद तब क्वेश्चन करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपने लोग इसका क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, कार्बन का। किसका निकाल लेंगे, कार्बन का। एक मिनट, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। यहाँ हम लिख दिए ताकि आपको बार बार दिखाना ना पड़े, आपको देखने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। तो वन, देखिए 6, कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 6 होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में। और पिछले वीडियो में हम समझाते हैं कि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 2। तो पहले आप इसको क्या कर दीजिए, 2 फिल कर दीजिए। फिर 1s के बाद ये किस में जाएगा, 2s में। तो s को भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 फिल कर दिए। फिर 2s के बाद किस में जाएगा, 2p में। तो अब 2p ले लिए। लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो देखिए 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 2। p का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कितना चाहिए इसको, 6 चाहिए। कितना चाहिए, 6 चाहिए। लेकिन अपने लोग के पास बचा हुआ कितना है, 2। तो इसको कितना देना पड़ेगा, 2 ही देना पड़ेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया वो हो गया 1s2 2s2 और 2p2 हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम ले लेते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 हो जाता है। तो 8 हो जाता है, इसमें भी क्या भरेंगे, 1s2 2s2 2p4। क्यों, क्योंकि पहले किस में इलेक्ट्रॉन आएगा, 1s में, तो 2 डाल दिए। 1s के बाद फिर किस में आएगा, 2s में, तो s में 2 चाहिए। फिर आएगा 2p। तो p का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या कितना चाहिए, 6। लेकिन अपने लोग के पास कितना बचा हुआ है, 4 ही बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 4 ही बचा हुआ है, इसलिए इसमें 4 ही दे दिए। इसी तरह से हम यहाँ से क्या ले लेंगे, सोडियम का। किसका ले लेंगे, सोडियम का। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, पहले 1s। तो s में कितना भरेंगे, 2। 1s के बाद क्या होगा, 2s। तो इसमें भी कितना भरेंगे, 2s और 2। इसके बाद फिर हम यहाँ से क्या लेंगे, 2p। तो p में कितना डालेंगे, 6। तो कितना हो गया, 6 4 10। लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अभी भी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, एक बचा हुआ है। तो 2p के बाद क्या आएगा, 3s। तो इसमें क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। इसको एक दो बार अगर आप कॉपी पे लिखेंगे ना तो आपको भी ये याद हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या हो गया, 6 4 10, और 10 से कितना हो गया आपका, 11 हो गया। इसी तरह से मान लीजिए हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीशियम का निकाल लेते हैं। तो मैग्नीशियम का अगर हम निकालेंगे तो मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। तो 12 होता है तो इसको भी सजा लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2। देख लीजिए, 2 2 4 6 4 10, और 10 2 कितना हो गया आपका, 12 हो गया, ठीक है। यहाँ तक चीज आ गया आपको समझ में। तो अगला लेते हैं, देखिए और कुछ का निकाल लेते हैं। मैग्नीशियम का हो गया। अब हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, देखिए जैसे कि फास्फोरस। फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है। तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। एक बार जोड़ लीजिए इलेक्ट्रॉन को, तो कितना हो गया, 6 2 8 2 10, और 10 2 कितना हो गया, 12। तो 3s के बाद किस में चलना है, 3p में। 12 तो यहीं तक आ गया, लेकिन अपने लोगों को कितना चाहिए, और 3 ना। तो 12 3 कितना हो गया, 15। 6 4 10 2 12, 12 3 15। इसी तरह से अगर हम चलेंगे आर्गन का, किसका निकालेंगे, आर्गन का निकालेंगे। अगर हम आर्गन का निकालेंगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। देखिए यहाँ से 6 4 10 10 2 12, और यहाँ क्या ले लेंगे हम, 6। तो 12 6 कितना हो जाएगा, 18। यहाँ तक बात आ गया समझ में। क्या अब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल पाएंगे इसका, हाँ आराम से निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आपको ये बात आ गया है समझ में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप निकाल सकते हैं, इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, मर्जी आप देख सकते हैं, इन्फिनाइट बार, ठीक है। तब अब हम क्या चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। या नहीं तो एक और निकाल लेते हैं, क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन का आगे यूज होगा, ठीक है। तो क्लोरीन का हम निकालते तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होगा। जोड़िए, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 5 क्या हो गया आपका, 17 हो गया। क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के लिए जो अभी हम बताएं आ गया है समझ में, ठीक है, आ गया होगा, क्योंकि ये इतना टॉप भी नहीं है ना। बहुत आसान है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना। अब आइए कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। तो क्वेश्चन हम यहाँ से देख लेते हैं।
ये रहा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है कि किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरने का सिद्धांत क्या कहलाता है। यानी कि किसी भी, ध्यान से समझिए, किसी भी सबसेल पूछ ले या कक्षक पूछ ले, उसमें इलेक्ट्रॉन भरने का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो अभी पढ़ाए थे, क्या कहलाता है? ऑफ बॉ सिद्धांत कहलाता है। कौन सा सिद्धांत कहलाता है? ऑफ बॉ सिद्धांत कहलाता है। ये इसका आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहलाता है, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि उप कक्षाओं में कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन भरने का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो अभी समझाए थे कि इसका नियम कहता है अफबाओ का, कि पहले कम एनर्जी लेवल में भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन को, फिर उससे बड़ा, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि निम्न लेवल से कहां तक जाएंगे, हाई लेवल तक जाएंगे। तो इसका भी सिद्धांत क्या कहलाएगा, अफबाओ ऑफ बाओ सिद्धांत। इसका भी आंसर क्या होगा आपका, ऑफ बो सिद्धांत ही होगा। ठीक है, इतना बात आ गया आपको समझ में? इतना बात आ गया है समझ में, तो ठीक है। तब हम आगे आपको इसके बाद जो बताएंगे वो बताएंगे हुंड का नियम। किसका बताएंगे, हुंड का नियम। देखिए, बहुत सारा आदमी इसको हंस रूल भी बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं, हंस रूल भी बोल लेते हैं। तो चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे किस पे, हंस रूल पे। ठीक ना।